हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू स्टडी भी कर रहे होंगे। मैम के सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडिया कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, तो जिन बच्चों ने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है चैप्टर नंबर फर्स्ट का, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट देख कर आएँ। लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट देखने के बाद ही लेक्चर सेकंड को देखें, क्योंकि बेसिक चीज़ें, इस चैप्टर की बेसिक चीज़ें मैंने लेक्चर फर्स्ट में बता रखी है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, क्या इसका मतलब है, ये हम अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए इसका स्टेटमेंट ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बुक में आपकी लिख रखा है, बुक में भी दे रखा है आपकी, कोई थ्योरम 1.2 कुछ ऐसे करके है। तो इस थ्योरम को हमें समझना है, केवल एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती ये थ्योरम, केवल हमें इस थ्योरम को ध्यान से समझना है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो देखो क्या कहती है ये थ्योरम कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस लाइन का क्या मतलब है आगे, और ये क्या कह रहा है उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। तो देखो भाज्य संख्या, जो भी कोई भाज्य संख्या होती है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हमारे काम आएगी, एक तो भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। दोनों संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपके लिए कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखो भाज्य संख्या के बारे में अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर हम बात करें, और एक हम बात करेंगे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के बारे में। तो देखो भाज्य संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि वह संख्या जिसमें खुद का भाग चला जाए और एक का भाग जाए, उसके अलावा किसी तीसरी संख्या का भी भाग चला जाए तो फिर वो भाज्य संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 को देखें, 10 में खुद 10 का भाग चला जाएगा और 10 में 1 का भी भाग चला जाएगा। इसके अलावा और किसी का जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। 10 में 2 का भी भाग जा रहा है, तो इसका मतलब 10 जो है हमारे पास, ये क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या की हम बात करें तो 4 होती है, ठीक है। 4 में 4 का भाग चला जाएगा, 1 का तो जाएगा ही जाएगा, सब में जाता है 1 का, और 4 और 1 के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है, तो 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें खुद का भाग जाए और 1 का भाग जाए, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता, तो फिर उस संख्या को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे 5 है, 5 में केवल 5 का भाग जाएगा या फिर 1 का जा सकता है, इसके अलावा और किसी का भी भाग नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे कि 5 जो है हमारे पास वो क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। समझ में आ गया? 5 हो गया, 3 हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो वो 2 होती है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 होगी, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, ये सब क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती है, जिसमें केवल खुद का भाग जाता है और 1 का ही भाग जाता है, इसके अलावा और किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता, तो फिर वो अभाज्य होगी। भाज्य में मैंने बता ही दिया, खुद का और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाता है, तो फिर वो क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी थ्योरम पे बात करते हैं। थ्योरम क्या कहती है हमें कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 40 है, 40 भाज्य है या अभाज्य है? भाज्य है, सिंपल सी बात है, क्योंकि खुद का और 1 के अलावा कई सारी संख्याओं का भाग जाएगा इसमें। तो 40 एक भाज्य संख्या है। अब इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही हमारी इस थ्योरम है। इस थ्योरम का कहना यही है, जैसे 40 को अगर हम सोल्व करें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर इसके फैक्टर करें, हम लोग गुणनखंड करें तो करते हैं। देखो सबसे पहले भाग किसका देना है? 2 का। यहाँ पे रूल ये फॉलो करना है आपको कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देना है, जब तक जाता रहेगा, जब तक जाता रहेगा तब तक 2 का भाग देना है। उसके बाद में
3 का भाग देना है, फिर 5 का जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, फिर से 2 का जा रहा है तो 2 का देंगे 10 बार, फिर से 2 का जा रहा है तो 2 का कितनी बार 5 बार, और फिर किसका देंगे 5 का 1 बार, ठीक है। तो हम 40 को कैसे लिख सकते हैं, हम 40 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी है, 3 बार आ रहा है 2, देखो 2 3 बार आ रहा है तो 2 की पावर हम लोग लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 कितनी बार है 1 बार, तो 5 को हम 1 बार लिख देंगे। तो 40 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 5। यहाँ पर जो भी हमारी संख्याएं मिलेंगी वो सभी क्या होगी, अभाज्य संख्याएं होगी, कोई भी भाज्य संख्या नहीं होगी। यही इस थ्योरम का कहना है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, बस यही हमें समझना है, ठीक है। हाँ, आगे देखो इसने ये भी कहा है कि तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 40 के जो गुणनखंड होंगे वो यही होंगे, चाहे आप संख्याओं को बदल लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संख्याओं को अगर हम बदलेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 संख्याओं को बदलने पर, उनके क्रम को बदलने पर फैक्टर नहीं बदल जाएंगे, गुणनखंड नहीं बदल जाएंगे उसके। ऐसे नहीं होगा कि अगर हमने 5 गुणा 2 लिख दिया तो कहीं से गुणा में 3 आ जाए, कहीं 7 आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो इसके फैक्टर में पहले से है वही संख्याएं रहेगी। तो इसका मतलब अद्वितीय होता है। क्या होता है, इनका जो गुणनखंड होता है, जो संख्याएं आएगी वो फिक्स आएगी, चाहे आप क्रम को, ऑर्डर को किस तरीके से भी चेंज कर दो, जो संख्याएं रहेगी वही रहने वाली है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब यही है, आपको बस इतना समझना है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और कोई एक एग्जाम्पल हम लेकर समझ लेते हैं, जैसे 30 है, 30 की बजाय हम लोग ले लेते हैं जैसे 12 है, 12 को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। 12 का अगर हम फैक्टर करें इस तरीके से, अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करें, 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 2 का देंगे 3 बार, फिर 3 का देंगे 1 बार। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 12 को 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिख दी हमने, और 3। देखो यहाँ पर जो भी संख्या आ रही है वो सब क्या है, अभाज्य संख्या। ध्यान रखना, इधर जो भी संख्याएं आएगी वो अभाज्य होगी, ठीक है। अगर आपने रूल फॉलो किया है, रूल क्या है, सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देना है जब तक भाग जाएगा, और उसके बाद में 3 का देना है, फिर आगे बढ़ते रहना है हमें। तो अगर ये रूल फॉलो करते हो तो इधर हमेशा अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, प्राइम नंबर से मिलेंगे, कोई भी भाज्य संख्या नहीं मिलने वाली। तो यही है थ्योरम, अंक गणित की आधारभूत जो प्रमेय है वो यही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे रिलेटेड है ना, ये समझ में आ गया ना आपको, तो इसी से रिलेटेड है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 लिख रखा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जिन स्टूडेंट्स के पास पुरानी बुक है उसमें एक्सरसाइज है 1.2, और जिनके पास न्यू बुक है उसमें एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है। तो जिनके पास पुरानी बुक है वो कंफ्यूज नहीं होना है, उसकी एक्सरसाइज कौन सी है 1.2, ठीक है। और न्यू बुक वाले को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो एक्सरसाइज है 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कहता है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो हमें संख्या दे रखी है 140, 156 और 38, 25, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में दिखाना है। अब क्या मतलब है इसका, देखो अभी अभी हमने किया है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, वहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए थे। एक तो मैंने एग्जाम्पल 40 का लिया था और एक मैंने एग्जाम्पल दिया था 12 का, ठीक है। दोनों को हमने सोल्व किया था और हमने 40 बराबर 2 लिखा था, 2 की घात 3 गुणा 5, ठीक है। तो वहाँ पर 40 बराबर जो हमने इधर लिखा था, बस उसी तरीके से हमें इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, आगे और कोई सॉल्यूशन इसका नहीं करना है, इतना ही हमें करना है। एक क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। देखो स्टार्ट करते हैं, 140 वाले को पहले सोल्व करते हैं हम लोग। तो देखो 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। क्या तरीका है, वही पैटर्न है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, सबसे कम नंबर अगर जा रहा है तो देखो भाग जा रहा है तो देंगे, 2 का भाग दिया हमने कितनी बार
70 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 35 बार, फिर यहाँ पे 3 का भाग जाएगा नहीं तो फिर किसका देंगे, 5 का भाग देंगे। 5 का देंगे कितने बार जाएगा, 7 बार, और फिर किसका देंगे, 7 का 1 बार। तो हम लिख सकते हैं 140 को 2 की पावर कितनी, 2 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, बस इतना ही हमें करना है। 140 को इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। और देखो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हो गया ना ये, कैसे, जो भी हमें संख्याएं मिल रही है सारी की सारी क्या है, अभाज्य। 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। ये तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, बस इतना ही हमें करना है, आगे कुछ नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 156, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखो 156 में सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। देखो 7 बार 8 बार 78 टाइम्स जाएगा, फिर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा, देखो 2 तिया 6 और 9 दूनी 18, फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, उसके बाद में फिर 13 का जाएगा 1 बार। ठीक है, अब हम 156 को लिख सकते हैं कैसे, 156 इज इक्वल्स टू 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, बस इतना ही हमें करना है। देखो यहाँ पर जो संख्याएं मिली है वो सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। उसी तरीके से हमें इसको करना है। देखो 3825, इसमें हम लोग किसका भाग देंगे, देखो 2 का तो भाग जाएगा नहीं, अब 2 के आगे 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा चेक करते हैं। क्या तरीका है, अंकों को जोड़ लेंगे हम लोग, जो योग आएगा उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है तो कंप्लीट नंबर, पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। करते हैं, देखो 5 और 2 कितना होगा, 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 38 25 में भी 3 का भाग जाएगा। तो देते हैं 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, फिर से 3 का जाएगा क्या, चेक कर लेते हैं। 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितना 15, 15 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब है इस पूरे नंबर में भी 3 का भाग जाएगा। तो देते हैं 3 का, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर से क्या 3 का जाएगा क्या, चेक कर लो। 5 और 2 7 और 4 11, नहीं जाता, क्योंकि 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो फिर 425 में कैसे जाएगा। तो इससे आगे बढ़ते हैं, 3 का नहीं जा रहा तो फिर किसका जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का देखने का क्या तरीका है, इकाई अंक अगर 5 आ रहा है और 0 आ रहा है, इसका मतलब 5 का भाग जाएगा। ठीक है, 5 का भाग देंगे तो कितनी बार, 8 पंजे 40 होता है, 8 बार, और 50 25, 85 टाइम्स जाएगा, 85 बार जाएगा। फिर हम वापस से 5 का देंगे, 17 बार जाएगा, उसके बाद में हम किसका देंगे, 17 का 1 बार। तो हम 38 25 को क्या लिख सकते हैं, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 की पावर 2 गुणा 5 भी 2 बार आ रहा है, 5 की पावर 2 गुणा 7 की 17। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर हम देखेंगे 3 5 और 17 तीनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये इनका सॉल्यूशन है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप थोड़ा पीछे कर सकते हो, उसके बाद में फिर से आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ, अब हम इसके जो बाकी के 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं उन पे बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन 4 है, इसका 505 है, 5005 है। इसको हम सोल्व करेंगे, वही पैटर्न है जिस तरीके से हम सोल्व करते हुए आ रहे हैं। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले भाग किसका देंगे, सबसे पहले भाग 2 का तो जाएगा नहीं, तो किसका देंगे, देखो 3 का भी नहीं जाएगा, 5 और 5 10 होता है, 10 में 3 का नहीं जाता, तो पूरे नंबर में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा फिर 5 का। 5 का देंगे, 5 एकम 5, 2 0 लगा देंगे बीच में, और 5 एकम 5। ठीक है, फिर से 5 का जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों, इकाई अंक 1 है, 0 और 5 होता तो ही 5 का जाता, लेकिन यहाँ तो 1 आ गया तो 5 का भाग नहीं जाएगा। अब किसका देंगे, मैंने आपको साफ साफ बताया कि इधर जो भी संख्याएं आएगी वो अभाज्य संख्या होगी, ध्यान रखना। तो 5 के बाद कौन आता है, 7। 7 का ट्राई कर लो, देखिए 7 का देखते हैं। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 30 हो गया, 7 चौक 28, उसके बाद में 2 बचेगा, 2 1 के आगे लग गया तो 21 हो गया, 7 तिया 21। ये भाग तो आपको देना आना चाहिए। ठीक है, तो 7 का भाग गया 143 बार।
उसके बाद में फिर से 7 का जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। 7 के बाद में और आगे कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 11 आती है, तो 11 का देते हैं। 11 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? देखो 11 एकम 11, फिर 3 बचेगा, 33 हो गया, 3 बार जाएगा। फिर 13 का जाएगा, ठीक है, 1 बार। तो हम 5005 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। देखो यहाँ से गौर से, इधर जो भी नंबर आ रहे हैं हमारे पास सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो कर तो दिया हमने, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया इसको, ठीक है। इसको करते हैं, यहाँ देखो 7429 में देखो ये प्रैक्टिस से होता है धीरे धीरे चीज़ें। आप जैसे जैसे इसका प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे इसमें आप मजबूत होते जाओगे, बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप इन चीज़ों को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे इस नंबर में ये एकमात्र नंबर ऐसा है जिसमें 17 से पहले कोई भी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। आप देकर चेक कर सकते हो, मैंने तो कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट 17 का भाग दूंगा, 17 का भाग दूंगा, ठीक है। 17 से पहले किसी का भी भाग इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। 17 का देंगे, 17 चौक 68 होता है, तो 4 बार जाएगा, 6 बचेगा, 62 हो गया, 17 तिया 51। उसके बाद में 11 बचेगा, 9 आगे है तो 119 हो गया। 119 में 17 का भाग 7 बार जाएगा। उसके बाद में हम भाग देंगे, 17 का नहीं जाएगा, 19 का जाएगा आगे। 19 का देंगे, 19 का देंगे, 19 दूना 38, कितना बचेगा? 5। 5 के आगे 7 है, 57, 19 तिया 57, ठीक है। उसके बाद में 23 का देंगे 1 टाइम्स। तो इस तरीके से हम 7429 को लिख सकते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। तो देखो इधर जो भी संख्याएं मिली है सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। ये चीज़ें हम छोटी क्लासों में करके आ चुके हैं। ये एलसीएम वगैरह हम लोग निकालते थे, इससे एचसीएफ वगैरह हम लोग निकालते थे, ठीक है। बस उनको हमने गुणा करके लिख दिया बस, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास निम्न के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है हमें। जो नंबर्स हमें दे रखी है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे 26 और 91, 26 और 91 के क्या निकालने हैं हमें? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। आगे उसने बोला है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये क्या होता है बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकालने पर। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो 26 और 91 है, दोनों को अलग अलग से हम सोल्व कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखो सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है? 26 और 91 को अलग अलग से हम लोग सोल्व करेंगे। कौन से मेथड से? अभाज्य गुणनखंड मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, 13 बार जाएगा, फिर 13 का देंगे, 1 बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें देखो 7 का भाग जाएगा डायरेक्ट, 7 का देंगे, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 तिया 21, ठीक है, 2 बचेगा, 7 तिया 21, फिर 13 का जाएगा 1 बार, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी 1.1 या फिर 1.2 अपन कह रहे हैं पुरानी बुक में, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ लो, ये 2 अच्छे से पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो हम कर चुके हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। आगे हमें करना है, आगे हमें समझना है एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखो हम 26 को लिख सकते हैं कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाई 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है। ये लिख सकते हैं, नॉर्मल बात है। अपन करके आए हैं ऐसे कि भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया है हमने, ठीक है। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ पर। सबसे पहले हम बात किस पे करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, किसका? 26 का और 91 का, ठीक है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। देखो
जब भी आपको 2 नंबर या 3 नंबर का HCF या LCM निकालना हो तो HCF निकालते समय सबसे पहले हम HCF की बात कर रहे हैं तो HCF पर ही हम फोकस करेंगे पहले। तो जब भी आप HCF निकालो, 2 नंबर का निकालो या 3 नंबर का निकालो, अभी हम कितने नंबर का निकाल रहे हैं? 2 नंबर का निकाल रहे हैं, 2 संख्याओं का हम लोग HCF निकाल रहे हैं। ठीक है जी, हमने ये गुणनखंड कर लिए, इस तरीके से हमने लिख लिया इनको। अब देखो, जब भी हम लोग HCF निकालेंगे, HCF निकालते समय बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है, केवल उन्हीं संख्याओं को लेते हैं HCF में जो दोनों में सेम होती है, जो दोनों में सेम होती है। या 2 संख्याओं में निकाल रहे हैं तो दोनों में सेम क्या है? 13। 13 दोनों में सेम है तो इनको ही लेंगे, बस इनको ही लेंगे। और जो दोनों में सेम होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब बोल रहा हूँ, जो दोनों में सेम होगी उसकी न्यूनतम घात लेंगे। उसकी क्या लेंगे? कम घात लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ध्यान रखना। न्यूनतम घात लेंगे, कम घात लेंगे, मिनिमम पावर लेंगे। तो यहाँ पर 13 की घात 1 है, यहाँ पे 13 की घात 1 है, दोनों में घात सेम है तो न्यूनतम क्या हुआ? 1 ही हुआ ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 13 की घात कितनी लेंगे हम लोग? 1 लेंगे। यानी कि इसका जो HCF होगा वो कितना हो गया? 13। और किसी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, केवल हमें HCF में उसी को लेना है जो दोनों में सेम होगा और उसमें भी हमें न्यूनतम पावर लेनी है, बस खत्म। तो आई होप HCF आपको समझ में आ गया होगा, और हम क्वेश्चन करेंगे तो बेटर तरीके से और आपको समझ में आ जाएगा। LCM हम लोग देखते हैं। LCM में देखो 26 और 91 का हम लोग LCM निकाल रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। देखो, जो दोनों में सेम होता है, LCM निकालने की बात कर रहा हूँ मैं। LCM में जो दोनों में सेम होता है, 2 संख्याओं की निकाल रहे हैं इसलिए हम दोनों बोल रहे हैं, दोनों शब्द मैं यूज कर रहा हूँ बार बार में। तो जो दोनों में सेम होगा उसकी अधिकतम घात लेंगे, उसकी अधिकतम घात लेंगे। यहाँ पर न्यूनतम घात का कोई मतलब नहीं होता, जिसकी भी घात हम लेंगे वो अधिकतम लेंगे। ठीक है, तो जो दोनों में सेम है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 13 ही है भाई, एक ही तो घात है दोनों की भाई। दोनों में जो सेम है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 ही है। तो इसका मतलब लेंगे क्या? यहाँ पे 13 लेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा और भी LCM में करना पड़ता है हमें। क्या करना पड़ता है? ध्यान से सुनना। दोनों में जो सेम है उसको लेंगे और उसकी अधिकतम घात लेंगे। दोनों में से किसी में भी एक में जो आ रहा है, दोनों में से किसी में भी एक में जो आ रहा है, कोई अलग नंबर आ रहा है, उस अलग नंबर को भी यहाँ पे लिया जाता है और उसकी अधिकतम घात को लिया जाता है। देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो लेंगे क्योंकि LCM हम लोग निकाल रहे हैं, किसी को छोड़ते नहीं है, सबको लेते हैं। कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए LCM में। HCF में केवल हम लोग जो दोनों में सेम होता है उसी पर बात करते हैं, लेकिन LCM में कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए। तो 13 ले लिया हमने, उसके बाद में 2 को लेंगे, उसके बाद में किसको लेंगे? 7 को। तो कोई भी नंबर छूटा क्या? नहीं छूटा, सारे आगे। इसको गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 13 सत्ते 91, 91 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 182 मिलेगा हमें। ये इसका LCM हो गया, ये इसका क्या हो गया? LCM। तो HCF और LCM हमें इसी तरीके से निकालना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखो इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, और आगे कि इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। इसका क्या मतलब है? देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी अगर पूछ लेगा तो अपन कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या बात है? देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ये एक फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में ही रखना है। हमेशा जब भी आप 2 संख्याओं का LCM और HCF निकालते हो तो या तो उन दोनों संख्याओं को गुणा कर लो और बराबर रख दो, HCF और LCM को आपस में गुणा कर लो। जो दोनों संख्याओं का आपने HCF और LCM निकाला है उनको गुणा कर लो, या फिर दोनों संख्याओं को गुणा कर लो, दोनों से रिजल्ट सेम ही मिलेगा। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में काम आएगा। इसके बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको फॉर्मूला क्या रखना है याद? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, एक संख्या को हम A से डिनोट कर देते हैं, दूसरी संख्या को हम B से डिनोट कर देते हैं। तो A गुणा B बराबर हम लोग HCF गुणा LCM लिख देते हैं।
ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ए और बी का मान वहाँ पर निकलवाता है, बोर्ड एग्जाम में दे देगा, हमारे क्वेश्चन भी है बुक में, हम करेंगे। ठीक है, एक संख्या दे देगा और दूसरी संख्या पूछ लेगा, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम दे देगा, या फिर दोनों संख्याएं दे देगा, एचसीएफ दे देगा और एलसीएम पूछ लेगा, दोनों संख्याएं दे देगा, एचसीएफ दे देगा और एलसीएम पूछ लेगा। ठीक है, दोनों में से, चारों में से कोई 3 दे देगा और चौथी पूछ लेगा हमसे। तो ये फॉर्मूला जो है वो हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अब इसमें आगे करते हैं। और आगे क्या करना है, देखो जांच में हमें कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन की यहाँ पर जांच बताऊंगा, बाकी आपको करना है। ठीक है, बाकी की क्वेश्चंस की जांच आपको करनी है, मैं यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम ही आपको निकाल कर बताऊंगा। ठीक है, तो देखो जांच में क्या करनी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। जांच में हमें करनी है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याएं क्या क्या है हमारे पास, 26 और 91। तो 26 को और 91 को मल्टीप्लाई कर लो। भाई गुणनफल का मतलब गुणा करना होता है यार, तो 26 और 91 को गुणा कर लो, बराबर क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया हमारे पास, 13 आया है, 13 मल्टीप्लाई बाई, और एलसीएम कितना आया हमारे पास, एलसीएम आया 182। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। देखो इसको गुणा करते हैं, कर लो इधर, 91 मल्टीप्लाई बाई 26, तो 6 एकम 6, 9 6 की 54। ठीक है, उसके बाद में ये होगा 2 18 182 6, ये हो गया 6, ये कितना हो गया 3 और 2, तो कितना मिलेगा 2366। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूना 26, 13 58 63 93 13 104, 104 और 2 कितना होगा 106, 106 में से 6 लिखेंगे, हासिल कितना लग गया 10, 13 एकम 13 और 10 कितना हो गया 23। तो दोनों में सेम आया कि नहीं आया, बस यही करना है हमें। तो जांच में बस इतना ही हमें करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, दोनों में सेम ही आएगा। अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब सही है, सेम नहीं आ रहा है तो आपने कहीं पे गड़बड़ की है फिर, है ना। तो HP हम लोग लिख देंगे, ये प्रूफ हो गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस को करना है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए फिर क्वेश्चन नंबर इसका 2 और 3 करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 स्टार्ट करते हैं। देखो 510 और 92, 92 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो करते हैं, क्या तरीका है, अलग अलग से सोल्व करेंगे दोनों को। 510 और 92 को अलग अलग से हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले भाग किसका देंगे, 2 का भाग देंगे, देते हैं। 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, उसके बाद में 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर किसका जाएगा, देखो 5 और 5 10 हो गया, 10 और 2 12, 3 का भाग चला जाएगा, 3 का देते हैं। 3 8 24, 3 पंजे 15, फिर 5 का ही जाएगा, 17 बार, उसके बाद में फिर 17 का जाएगा। ठीक है, इसमें देते हैं। देखो 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 12 हो गया, 2 छिके 12, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 का ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो 510 को हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17, और उसके बाद में हम लोग 92 को क्या लिखेंगे 2। अब देखो इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, 2 की पावर 2 गुणा, ये 23 है, 23 हमने लिख दिया है। अब देखो सबसे पहले हम लोग किस पर बात करेंगे, एचसीएफ हम लोग इसका निकालेंगे। तो निकालते हैं, एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं हम, 510 और किसका 92 का। 510 और 92 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल सा एक मेथड बताया। क्या करना है, दोनों में जो सेम दिख रहा है, दोनों में जो सेम नंबर दिख रहा है ना, उसको पकड़ लो बस, और उसकी न्यूनतम घात ले लो। दोनों में सेम क्या दिख रहा है भाई, दोनों में सेम तो 2 ही दिख रहा है, और तो कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पर इस 2 की घात 2 है और इस 2 की घात कितनी है, 1 है, तो न्यूनतम घात कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब 2 की न्यूनतम घात 1, तो इसका मतलब रिजल्ट कितना मिला हमें, 2।
तो 510 और 92 का जो हमारे पास HCF निकल कर आता है वो कितना होता है, 2 होता है। अब हम LCM पे बात करते हैं। तो देखो LCM हम लोग निकालते हैं 510 और 92 का। देखो सबसे पहले उसी को पकड़ लो जो दोनों में सेम है। दोनों में सेम क्या है, 2 है। अब इसमें न्यूनतम घात का काम नहीं है, LCM में हमेशा अधिकतम घात का काम होता है। तो 2 की अधिकतम घात लेंगे। 2 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो सिंपल सी बात है 2 की अधिकतम घात 2 लेंगे हम लोग गुणा। उसके बाद में किसी को भी छोड़ते नहीं हैं, चाहे एक में ही क्यों नहीं आ रहा हो, दूसरे में आए या नहीं आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। तो देखो 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेंगे 3 को लेंगे, 5 को लेंगे, 17 को भी लेंगे और 23 को भी हम लोग लेंगे। इसको हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 51092 का LCM हमें मिल जाएगा। ठीक है, 2 की घात 2 4 हो जाएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 पंजे 60 और इसको आपस में गुणा करके 60 से गुणा कर देंगे। ये आपको करना है। ठीक है, ये गुणा तो आप कर सकते हो, इतना मुझे उम्मीद है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा कमेंट में आपको लिखकर बताना है। ठीक है, इसका क्या रिजल्ट आएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको ज़रूर बताना है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, आगे देखो, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो दोनों में वही पैटर्न है, वही सेम पैटर्न है, दोनों को अलग अलग से सोल्व करते हैं। दोनों को अलग अलग से अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा 4, अरे नहीं 8 बार, 2 अट्ठे 16 4, फिर 2 का देंगे 4 2, फिर से 2 का देंगे 21 टाइम्स, फिर 3 का चला जाएगा कितनी बार 7 बार, और फिर से 7 का चला जाएगा 1 बार। ठीक है, उसके बाद में इसका करते हैं 54 को हम लोग करेंगे अलग से सोल्व। 2 का देंगे 2 दूनी 4 7 बार, फिर 3 का देंगे 9 बार, फिर 3 का देंगे 3 बार, फिर 3 का देंगे 1 बार। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना है। तो 3 3 6 को हम लोग लिख सकते हैं। 2 कितनी बार आ रहा है, देखो 2 आ रहा है 4 बार, 2 4 बार आ रहा है तो 2 की घात 4 लिखेंगे, गुणा 3 एक ही बार आ रहा है और 7 भी एक ही बार आ रहा है। यहाँ देखो 54 में 2 एक बार आ रहा है, उसके बाद में 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग निकालते हैं इसका HCF। किसका निकाल रहे हैं, 336 और 54 का HCF निकाल रहे हैं। तो देखो HCF हम लोग निकालेंगे। HCF के लिए मैंने आपको एक ही बात बताई है, दोनों में सेम जो होता है उसको पकड़ो। दोनों में सेम क्या दिख रहा है, 2 दोनों में सेम दिख रहा है। इसकी अधिकतम घात, इसकी घात कितनी है 1। HCF में न्यूनतम घात लेते हैं, जो दोनों में सेम दिखता है उसकी न्यूनतम घात लेते हैं। यहाँ न्यूनतम घात कितनी है 1 है, तो 2 की घात 1 मतलब 2 लेंगे। और कौन सेम दिख रहा है, 3 भी दोनों में सेम है, तो इसकी घात 1 है यहाँ पे, तो न्यूनतम घात लेंगे यानी कि 3 लेंगे, गुणा 3, गुणा करेंगे 3 को 2 से तो कितना मिलेगा 6। तो HCF कितना हो गया इसका 6। LCM में देखो, LCM हम लोग निकालते हैं 336 और 54 का हम LCM निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले उसको पकड़ो जो दोनों में सेम है। दोनों में सेम कौन है, 2 है। अब यहाँ पे अधिकतम घात का काम है, न्यूनतम घात का कोई काम नहीं है। LCM में अधिकतम घात कितनी है, 4 है, तो 2 की घात हम लोग लेंगे 4, गुणा उसके बाद में 3 भी सेम है दोनों में, और अधिकतम घात लेंगे 3 की, कितनी 3 लेंगे, 3 की घात 3, गुणा उसके बाद में 7 को भी लेंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि किसी को छोड़ना नहीं है, कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। बस इसको गुणा कर लो, आंसर मिल जाएगा। 2 की घात 4 16 होती है, 2 को 4 बार गुणा करना है। 3 की घात 3 81 81 होती है। फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका भी रिजल्ट बताना है और इसका भी रिजल्ट आपको बताना है। देखो गुणा वगैरह ये छोटी मोटी चीज़ें तो आप लोग कर सकते हो, मुझे यकीन है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करके हमें क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है।
वही HCF और LCM का खेल है सारे चैप्टर में, सारे एक्सरसाइज में HCF और LCM का ही खेल है। HCF और LCM निकालना आ गया, सब कुछ आ गया, मतलब समझ लो आप, है ना। तो देखो क्वेश्चन थर्ड में, फर्स्ट में हमें निकालना है 12, 15 और 21 का HCF और LCM निकालना है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, इसमें भी यही करना है। फ़र्क इतना है कि वहाँ पर 2 संख्याओं का निकाला था, यहाँ कितनी संख्याओं का निकालना है, 3 संख्याओं का निकालना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो वही पैटर्न रहेगा हमारा सोल्व करने का। अब वहाँ पर 2 संख्याएं थी हमारे पास, तो दोनों को अलग अलग से हमने सोल्व किया था। यहाँ पे हमारे पास 3 संख्याएं हैं, तो तीनों को अलग अलग से सोल्व करेंगे। तो करते हैं, देखो 12, 15 और 21 को अलग अलग से सोल्व करते हैं। देखो 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 2 का देंगे 3 बार, 3 का देंगे 1 बार, ठीक है। यहाँ देखो 3 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का देंगे 1 बार, ठीक है। यहाँ देखो 3 का देंगे 7 बार, 7 का देंगे 1 बार। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 2 बार आ रहा है, गुणा 3। उसके बाद में 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 5। उसके बाद में 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 7, ठीक है। HCF सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका, 12, 15 और 21 का HCF हम लोग निकाल रहे हैं। देखो HCF 2 संख्याओं का निकालो, 3 का निकालो या 4 का निकालो, कितनी भी संख्याओं का HCF निकालो, फिक्स पैटर्न होता है। 3 का निकाल रहे हैं तो तीनों में देखेंगे सेम संख्या कौन सी है। तो देखो 2 इसमें नहीं है तो नहीं चलेगा, 3 इसमें है, इसमें है और इसमें भी है। इसका मतलब तीनों में सेम कौन है, 3 है। और HCF जब हम लोग निकालते हैं तो न्यूनतम घात लेते हैं। 3 की यहाँ पे घात 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तीनों में ही घात 1 है। तो इसका मतलब इसका HCF कितना हो गया, 3। 3 के अलावा और तो कोई सेम संख्या दिख नहीं रही, तो बस हमारा आंसर क्या हो गया, 3। LCM पर बात करते हैं। तो देखो LCM हमें निकालना है 12, 15 और 21 का। तो देखो सेम, जो संख्या सेम है सबसे पहले उसी को पकड़ लो। तो अधिकतम घात लेंगे, अधिकतम घात 1 ही है, तीनों में घात 1 ही है, तो अधिकतम घात क्या हुई, 1 ही हुई, तो 3 ले लिया। उसके बाद में 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, 2 की अधिकतम घात 2 ले ली हमने, ठीक है। अधिकतम घात का रोल होता है LCM में। उसके बाद में 5 को लेंगे क्योंकि कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, फिर हम लोग 7 को लेंगे, ठीक है। इनको गुणा कर लेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। ये गुणा आपको करने हैं, ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, गुणा करने वाला, ठीक है। उसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड में क्या है, वही हमारा पैटर्न रहेगा, तीनों को अलग अलग से सोल्व करने का। देखो 17 को हम लोग सोल्व करेंगे, 17 का ही भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। 23 में भी 23 का ही जाएगा और किसी का नहीं जाने वाला। 29 में किसका जाएगा, 29 का ही जाएगा और किसी का भी भाग नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये तीनों संख्याएं हैं, तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, गौर से देखो, किसी का भी भाग नहीं जाएगा इनमें, तीनों संख्याएं अभाज्य। तो देखो 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 मल्टीप्लाई बाई 1। देखो अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो या तो हम 17 ही लिखें, ठीक है, या फिर 17 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि 17 को गुणा 1 से करेंगे तो 17 ही मिलेगा, ठीक है। तो 17 अलग से लिख सकते हो या फिर 23 इज इक्वल्स टू 23 लिख सकते हो, और उसके बाद में 29 इज इक्वल्स टू 29 आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसका HCF हम लोग निकालते हैं। HCF 17, 23 और 29, ठीक है। आप देखो ध्यान से, HCF हमें निकालना है। HCF का क्या फंडा है, HCF का एक ही पैटर्न है भाई, कि जो तीनों में सेम है उसको देख लो। तीनों में किसी में सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आ गया ये। अभी तक जो भी सवाल आ रहे थे HCF जब हम लोग निकाल रहे थे तो तीनों में कोई ना कोई मैच हो रहा था, यहाँ कोई भी मैच नहीं हो रहा। तो देखो ध्यान से सुनना, जब हमारे पास ऐसा केस आए कि जितनी भी संख्याओं का हम लोग HCF निकालें और उसमें उनके जो गुणनखंड हम निकाल रहे हैं, गुणनखंड जो हम लोग कर रहे हैं, उन गुणनखंडों में कोई भी संख्या मैच नहीं होती,
तीनों में कोई भी संख्या सेम नहीं होती तो उस केस में उन तीनों संख्याओं का HCF जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। यानी उनके गुणनखंडों में कोई संख्या मैच ही नहीं होती तो फिर उसका HCF हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। तो इनका HCF कितना होगा? 1 होगा। ज़्यादा सोचना ही नहीं है। एलसीएम में देखो 17, 23 और 29 का एलसीएम निकालेंगे। तीनों को गुणा कर लो भाई, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। तो 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29, ठीक है, आपस में गुणा कर लो, आंसर मिल जाएगा। चलो थर्ड को हम लोग करते हैं, वही पैटर्न भाई, अलग अलग से सोल्व करेंगे। 8, 9 और 25 को करते हैं। 2 का भाग देंगे 4 बार, 2 का देंगे 2 बार, 2 का देंगे 1 बार, इसमें 3 का देंगे 3 बार, 3 का देंगे 1 बार, इसमें 5 का देंगे 1 बार, अरे नहीं 5 बार, 5 का देंगे 1 बार, ठीक है। आगे करते हैं। देखो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 बार दिख रहा है हमें इसमें। 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? थोड़ा इधर लिखता हूँ मैं। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 25 को हम लोग लिखेंगे 5 की पावर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसका क्या निकालेंगे? सबसे पहले HCF निकालेंगे। तो जब हम लोग इसका HCF निकालेंगे 8, 9 और 25 का, तो मैंने बताया है कि HCF निकालने का एक ही तरीका है कि तीनों में जो सेम दिख रहा है उसकी न्यूनतम घात लो। तीनों में कोई भी सेम नहीं है तो फिर उस केस में HCF कितना होगा? 1 होगा। अभी मैंने बताया था, देखो ये रहा 1 होगा। HCF कितना होगा इसका? 1 होगा। अच्छा LCM इसका निकालते हैं। LCM 8, 9 और 25 का LCM निकालेंगे। देखो सेम तो कोई है नहीं, किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है, और जो भी नंबर आ रहा है उसकी अधिकतम घात लेनी है। 2 की अधिकतम घात 3 है तो 3 लेंगे, 3 की अधिकतम घात 2 है 2 लेंगे, 5 की अधिकतम घात 2 है 2 लेंगे, तीनों को गुणा कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। 2 की घात 3 8 हो गया, 3 की घात 2 9 हो गया, 5 की घात 2 25 हो गया, आपस में गुणा कर लेंगे। अरे भाई इसको गुणा तो कर ही सकते हो, 8 गुणा 9 गुणा 25, अब इसको गुणा कर लेना, आंसर हमारे पास मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज जो भी मैंने पढ़ा है आप लोगों को वो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ कमी रहती है तो आप कमेंट में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लो अच्छे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।